नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और अच्छन साहब। तो जैसा कि बाबू हम लोग है जो ऑलरेडी है जो 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम लोगों का हिंदी चल रहा था क्लास 12 का, ठीक है। इससे पहले हम लोग है जो उसने कहा था और बातचीत, ये दोनों पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं वीडियो देखे तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। बिल्कुल लाइन बाई लाइन है जो उसका एक्सप्लेनेशन किया है, लेखक परिचय किया है। उसके अलावा हम लोग संपूर्णार्थ किए हैं, सब्जेक्टिव किए हैं और ऑब्जेक्टिव किए हैं। यानी हम लोग 4 से 5 वीडियो एक चैप्टर पर बनाए। सोचो कितना डिटेल होगा, है ना। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है, उसका आज हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। यानी जो संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। अब जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां पाए, ये सभी बारे में जानेंगे। तो आज हम लोगों को केवल होगा लेखक परिचय। तो चलो, अगर आप लोगों के पास भी अगर क्लास 12 का किताब होगा तो आप लोग भी किताब लेकर के बैठ जाइएगा और बिल्कुल लाइन बाई लाइन है जो क्या कीजिएगा, देखते चलिएगा। तो कहता है कि जो संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1916 ईस्वी को और निधन होता है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। जो इम्पोर्टेंट है वो उसको हम लोग जो बोर्ड पर लिख चुके हैं। उसके अलावा निधन होता है 8 अक्टूबर 1979 को और जन्म स्थान सितार दियारा उत्तर प्रदेश में होता है। यानी सिताब दियारा उत्तर प्रदेश में होता है। इनका जो पुकारू नाम बोले तो यानी बचपन में यानी इनको बुलाया जाता था बाउल कह के, है ना। कहता के बोला ये बोला सुन, यानी बाउल कहकर इनको है जो बचपन में बुलाया जाता था। इसके अलावा इन्होंने बड़ा होने पर इन्हें यानी कहते हैं कि बड़े होने पर जेपी नाम से इन्होंने कुछ जो है प्रसिद्ध हो गए। उसके अलावा कहते हैं कि ये जनपद के लिए लोक नायक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, यानी इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है जयप्रकाश नारायण जी। आगे कहते हैं कि इनका जो माता थी, माता का नाम फुलरानी देवी, जबकि पिता का नाम था हर्षु दयाल सिंह, है ना। माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी, जबकि पिता का नाम था हर्षु दयाल। पत्नी थी प्रभावती देवी, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कंपटीशन तक पूछा जाता है। यानी इनका पत्नी थी कौन, प्रभावती देवी, जो ब्रज किशोर प्रसाद के पुत्री थे। ब्रज किशोर जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल एकदम एक गांधीवादी व्यक्ति माने जाते हैं ना। आगे कहते हैं कि इनका जो पत्नी था ब्रज किशोर के जो बेटी थे। उनका बाद आता है शिक्षा। अभी इनका है जो सम्मान के बारे में बात करते हैं बाद में, अभी शिक्षा जानते हैं, क्योंकि इतना हम शिक्षा नहीं लिख पाए क्योंकि बाबू इतना अटेगा नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि लाइन बाई लाइन स्लाइड करके बताएं, है ना। कहता शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर हुआ, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने है जो हिंदी पर सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। उसके अलावा कहते हैं कि इनके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किए और जो है असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि 1922 में शिक्षा पाने के लिए, हाई एजुकेशन पाने के लिए अमेरिका में चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि वहाँ से कैलिफोर्निया जाते हैं, बर्लिन जाते हैं, विस्कन्सिन मेडिसन जाते हैं, आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का काम किया। और इन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी कुछ किए हैं, पढ़ने का काम किए हैं। कहते हैं मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही से ग्रहण की है। और इन्होंने है जो मार्क्सवाद और समाजवाद का शिक्षा ग्रहण की है। कहते हैं कि माँ के अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सकने और देश लौट आए। यानी इनका माँ का है जो यानी जो माँ थे कौन, यानी फुलरानी देवी। यानी फुलरानी देवी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्होंने पीएचडी नहीं कर पाए। देखो बाबू, पीएचडी होता है ना जो फिलोसफर ऑफ यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ कुछ कहा जाता है फिलोसफी। तो इसमें है जो डॉक्टरेट लगता है किसी आगे, यानी अपना नाम के आगे तुम डॉक्टर लगा सकते हो। जैसे कहने का मतलब अगर हम पीएचडी के लिए रहेंगे तो हम अपने आगे लगा सकते हैं कि डॉक्टरेट सूरज कुमार, है ना। तो इसमें डॉक्टर लगाया जाता है। इसके अलावा और इसमें रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, बहुत सारी सुविधा पीएचडी से मिलता है। तो इन्होंने पीएचडी नहीं कर पाया और अपना देश कुछ हो जाते हैं, लौट जाते हैं। कहते हैं कि राजनीतिक जीवन, अब इनका है जो राजनीतिक जीवन शुरुआत होता है। राजनीतिक जीवन में 1929 में कांग्रेस में शामिल होते हैं। यानी 1929 ईस्वी में कुछ होते हैं तो कांग्रेस
दल जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। तो 1885 में है जो कांग्रेस पार्टी का गठन होता है और 1929 में इन्होंने है जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। 1932 में सभा अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल चले जाते हैं और 1932 में सभा अवज्ञा आंदोलन होता है और उसमें इन्होंने कहाँ चले जाते हैं? जेल में चले जाते हैं। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। फिर उन्होंने है जो कांग्रेस पार्टी से निकल जाते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी से निकलता है तो उसका निकलने की वजह क्या हो सकता है? शायद विचारधारा नहीं मिल पाता होगा, है ना। तो वो विचारधारा नहीं मिल पाया और ये कांग्रेस पार्टी से क्या हो जाता है? निकाल करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए कि कांग्रेस पार्टी से निकल कर है जो किस पार्टी का गठन किए थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में यह अपना भूमिका निभाए। 1939 से 43 में भी जेल गए और 1939 में भी और 1943 में ये दोनों बार जेल में गए। 1942 के आंदोलन के विशेष प्रसिद्धि मिली और 1942 में जब इन्होंने जेल में जाते हैं तो इनको है जो बहुत ज़्यादा क्या मिलता है? प्रसिद्धि मिलता है। यानी प्रसिद्धि बोले तो मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। देखो, फेमस व्यक्ति कब होता है? उसका जीवन में एक कुछ ऐसा मोड़ आता है कि एक न एक दिन वो फेमस हो जाता है। कहते हैं आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान रहा। कहते हैं कि धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया और फिर उन्होंने धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक में क्या होता है? स्वयं को अलग कर लेते हैं। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ जाते हैं। 1964 में इन्होंने छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया। 74 में इन्होंने 1974 ईस्वी में कोशिश करते हैं कि छात्र आंदोलन के नेतृत्व में शामिल होते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि आपातकाल के दौरान इन्होंने जेल जाते हैं। अब 1974 में है जो कुछ होते हैं कि छात्र आंदोलन में शामिल होते हैं और 1975 में हमारे भारत में पहला बार कुछ लगता है यानी आपातकाल लगता है। तो भारत में पहली बार जो आपातकाल लगा था 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, है ना। तो यानी 1975 में जब इन्होंने लगता है इमरजेंसी तो उस समय भी इनको कुछ कर दिया जाता है, उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन होता है और फिर इन्हीं का देख रेख में इन्हीं का जो सजेशन पर है जो जनता पार्टी का क्या होता है? गठन होता है। वहाँ से एक जनता पार्टी उठकर आते हैं और उसके बाद ही जो जनता पार्टी है जो कांग्रेस के सरकार को हराता है और हरा कर कहा जाता है कि पूरे भारत में गैर कांग्रेसी जो पार्टी बना था यानी जो सरकार बना था तो वो बना था 1977 में, यही इसी के हराने के बाद। आगे कहते हैं कि इनका कृतियाँ, इनके द्वारा बहुत सारी कृतियाँ यानी रचना लिखा गया। रचना में है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, इंग्लिश में लिखा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कुछ कविताएं भी लिखे जैसे डायरी भी लिखे और निबंध भी लिखे। अब बात आता है कि डायरी क्या है या निबंध क्या है। तो डायरी देखो, डायरी लिखना इतना आसान नहीं होता। डायरी में होता है क्या कि अपने वास्तविक जीवन के बारे में दिनचर्या को लिखना, अपना जो प्रतिदिन तुम्हारा क्या दिनचर्या है। जैसे हम ऐसा मानो कि हम सुबह उठ करके शाम तक जब तक सोने गए बेड पर, तो बेड पर सोने तक के हम काची किए, सही किए गलत किए, किसके साथ सही किए किसके साथ गलत किए, वो सब कुछ किया जाता है, लिखा जाता है, उसको डायरी कहते हैं। निबंध क्या होता है? तो निबंध किसी एक चीज़ों पर लिखा जाता है, उसको कुछ कहते हैं निबंध। मतलब किसी एक विषय को मुख्य मान करके ऑन डिटेल है जो लिखा जाता है, मतलब पूरे डिटेल में पूरे एक एक लाइन को लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं निबंध कहते हैं ना। उसके बाद कहते हैं कि इनको सम्मान दिया गया। अब आ जाइए सम्मान में। सम्मान बोले तो मतलब पुरस्कार, इनको कुछ पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार था 1965 में समाज सेवा के कारण, इन्होंने 1965 में समाज सेवा किए थे, इसके लिए इनको कुछ दिया गया था। तो मैग्सेसे सम्मान दिया गया था और 1998 में सबसे बड़ा पुरस्कार इनको है जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी मरणोपरांत। ऐसे भी पूछ सकता है कि मरणोपरांत है जो किनको है जो भारत रत्न दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, तो वो दिया गया था किनको? तो यानी जयप्रकाश नारायण जी को, यानी इनको जेपी जी भी कहते हैं। क्या? तो इनको है जो पुरस्कार दिया गया था 1965 में समाज सेवा पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। समाज सेवा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और 1998 में है जो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाइन काट गया बाबू, इसके कारण है जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हालांकि हम लोग को किताब पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण 20वीं शताब्दी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे।
यानी इन्होंने 20वीं शताब्दी जैसे देखो हमेशा अगर जैसे 1902 है तो जैसे 1900 ईस्वी रहेगा तो 20वीं शताब्दी होगा, अगर 2000 ईस्वी आएगा तो 21वीं शताब्दी आएगा। तो हम लोग अभी किस में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। लेकिन ये थे कि शताब्दी के बाबू शताब्दी है जो एक आगे चलता है। जैसे समझ लो ना 1900 ईस्वी है तो 20वीं सदी चलेगा, 2000 ईस्वी है तो 21वीं सदी चलेगा, 3000 ईस्वी आएगा तो 22वीं सदी चलेगा। तो यानी कहते हैं कि ये 20वीं शताब्दी के एक समाजवादी नेता थे। कैसा नेता थे, समाजवादी नेता। समाजवादी नेता किनको कहा जाता है, तो समाजवादी नेता हम उसको कहते हैं बाबू जो समाज में हर वर्गों को लेकर चलने का काम करते, तो उन्हें कुछ कहा जाता है, समाजवादी नेता कहा जाता है। आगे कहते हैं क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाज कर्मी एवं विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। एक मिनट रुक जाइएगा। यानी इन्होंने है जो क्या थे, तो कहते हैं कि ये विद्रोही और स्वाधीनता सेनानी थे। ये स्वाधीनता सेनानी इनको कहा जाता है। स्वाधीनता सेनानी किनको कहा जाता है, जो अपने देश की आज़ादी में अपना भूमिका निभाते हैं उन्हें स्वाधीनता सेनानी कहा जाता है। तो ये कैसे व्यक्ति थे, तो यह एक स्वाधीनता सेनानी व्यक्ति थे। उनका अध्ययन विशाल और महत्वपूर्ण था, और इनका जो है ना अध्ययन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था उस समय के लिए, क्योंकि ये अपने देश में आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा है जो क्या किए थे, संघर्ष किए थे। राजनीतिक संगठन, कर्म और लोकसभा के अनुभव का व्यापक गहन था। और इन्होंने है जो इनको है जो कुछ थे कि राजनीतिक संगठन और कर्म का एक बहुत ही गहन पाठ था इनमें। कहते हैं कि उनका विशाल अध्ययन व्यापक ज्ञान था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। और भारतीय जनता जो पार्टी बनाया गया था वो भारतीय जनता पार्टी में इनको बहुत ही ज़्यादा क्या था, विश्वास था कि भारतीय जनता है जो क्या करेगा, अच्छा करेगा लोगों के लिए। निष्ठा और अध्यावस से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। और इन्हें अपने बल पर है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कमाए, अपना दम पर। अपना बल पर कहने का मतलब है कि अपने बल पर है जो पूरे दुनिया में जाना गया। जैसे मान लें कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम मान लें कि ज़्यादा अच्छा पढ़ाने लगे, धीरे धीरे हमको सब जानने लगे, तो हम अपना बल पर, कोई तो है ना हाथ पकड़ के उठाया कि हाँ बाबू प्रमोट किया, हमारे यूट्यूब को प्रमोट किया, हाँ इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा तो नहीं है किया, है ना, हम अपने दम पर उठे हैं। तो यानी इसी को कहते हैं। तो ये इन्होंने है जो अपना दम पर है जो कुछ करते हैं, कुछ कमाते हैं, अपना नाम बनाते हैं। कहते हैं कि वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। और अपने समय में जब वो थे तो अपने समय में विश्व में कुछ गिने चुने लोगों में से ही आते थे कि नहीं एक लोकतांत्रिक नेता है। तो कुछ गिने चुने नेताओं में से एक थे, वो कौन, जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें जेपी साहब कहा जाता, बचपन में कुछ कहा जाता था बॉल। बाबू इतना अगर तुमने याद कर लिया तो ये ऑब्जेक्टिव में जो छूटने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि विदेश से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। कहते हैं कि इन्होंने विदेश से जो होता है कि शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, और शिक्षा प्राप्त करके आने के बाद अपना है जो पूरा जीवन क्या कर देते हैं, राजनीतिक में झोंक देते हैं, यानी पूरे जीवन है जो राजनीतिक में लगा देते हैं। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी रही थी। और स्वाधीनता के यानी देश को आज़ादी करने में इनका भूमिका कुछ रहा था, बहुत ही सराहनीय रहा था, योगदान रहा था बहुत। कहते हैं स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीतिक दलों के बदलने के लिए लोकतांत्रिक, रचनात्मक, राजनीतिक और सेवाओं का मार्ग चुना। फिर क्या होता है कि स्वाधीनता है जो प्राप्त हो जाता है, यानी आज़ादी प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने जो सत्ता पार्टी थे, जैसे कांग्रेस सरकार में थे, तो कांग्रेस को बदलने के लिए इन्होंने कुछ किए थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए। कारण था कि कांग्रेस पार्टी का और इनका विचार है जो नहीं मिल पा रहा था। जैसे विचार मिलना कहने का मतलब है कि हम तुमको साथ जुड़े, जैसे हम तुम्हारे क्लास में हम पढ़ाएं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम एक संस्था खोलें, जैसे आरक्षण सा एक संस्था खोला है, उसमें हम कोई टीचर को रखें और वो टीचर हमको साथ पढ़ाए, लेकिन हमारा बिहेवियर उसको पसंद ना पड़े कि सर लेकिन के साथ गलत कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो हमको छोड़कर जा सकता है और कहेगा कि सर को एकदम अति कर देना है, हटा देना है चैनल से, इसको है जो बदल देना है सर को कि एकदम बेकार है जो ये कर रहे हैं। तो यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, यानी वो हमको बदल सकता है या हम उसको बदल सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने समता, न्यायिक, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की भी लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम में अभियान चलाए। और उन्होंने पत्रकारिता में भी अपना है जो कार्यक्रम चलाए। कहते हैं पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए बहुत संघर्ष भी उनका योग रहा है। और अपना पड़ोसी देश नेपाल है ना, देखो नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल है ना जिसको जहाँ जाने के लिए है जो कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नेपाल जो है
हमारा बिहार का अररिया जिला, जैसे समझ लो ऐसे कि ये हमारा बिहार है, ठीक है, ये हमारा बिहार है और ये नेपाल है, और बिहार के अररिया जिला है और इधर नेपाल और इधर कुछ बिहार है, ये है बॉर्डर। तो ऐसे ही पड़ता, तो यहाँ जाने के लिए कोई है जो वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता। कहते हैं कि तो उन्होंने जो नेपाल में लोकतंत्र को स्थापना करने के लिए अपना क्या किए थे, बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए थे। और कहते हैं कि गांधीवाद के संघर्ष के आदि में आकर उन्होंने अपने लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ तथा विनोबा भावे के भुगतान आंदोलन की उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपने ईमानदारी और त्याग का निस्वार्थ सेवा के कारण जनता के बीच में अर्जित अपने विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि में हासिल किया। कहते हैं 1960 के दशक, 60 के दशक कहने का मतलब क्या हुआ, 1960 के दशक मतलब होता है 10 साल। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 1950 से लेकर के 1960 के बीच को कुछ कहा जाता है 60 के दशक, 60 से 1970 के बीच में लेकर के 70 का दशक कहा जाएगा। तो दशक हो जाए 10 साल का होता है, और जो है 10 साल, यानी दशक में कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता। जैसे कहने का मतलब है कि हम कहेंगे कि 2020 के दशक में या 30 के दशक में, हाँ 30 के दशक बोल सकते हैं कि 2030 के दशक में हम यूट्यूब खोले थे। तो मतलब 2030 के दशक में मतलब है कि चाहे 2020 से लेकर के 2030 के बीच में खोला होगा, है ना। तो इसी को कहते हैं 2030 के दशक। अब वो कोई साल हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, इस प्रकार से। अगर बाबू वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हम लाइव आ सके। आगे कहते हैं कि अपने साथ अब है जो क्या होता है, आगे जब देश को आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरता का दमन किया जाने लगा, तब बिहार गुजरात समेत समूचे देश छात्र और युवाओं को आक्रोश फूट पड़ा। अब क्या होता है कि भारत में जब आपातकाल लगता है तो बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे जो राज्य हैं, यानी जैसे बिहार से लेकर के गुजरात तक पूरा है जो बवाल मच जाता है। कहते हैं कि छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। यानी जयप्रकाश नारायण थे उस समय जब छात्र आंदोलन हुआ था, तो छात्र आंदोलन के समय 1900 यानी ये 72 साल के थे। 72 साल में इनको क्या था, बहुत सारी बीमारियां थी, बूढ़ा थे, लेकिन फिर भी है जो लोग इनको पर भरोसा किए, इनको कहते थे कि आप आइए और इसको छात्र आंदोलन का कार्य कीजिए, नेतृत्व कीजिए। नेतृत्व मतलब होता है लीड कीजिए, इसका नेता बनिए। लेकिन इन्होंने कहते हैं कि नहीं, हम नेता नहीं बनेंगे, लेकिन ये अपने कुछ शर्त रखते हैं। जब लोग नहीं मानते हैं कि नहीं आप ही बनिए, तो ये अपना शर्त रखते हैं। कहते हैं कि देखो हम छात्र का नेता यानी छात्र आंदोलन का नेता हम एक ही शर्त पर बनेंगे कि जब मान लें कि कहेंगे, यानी जो भी डिसीजन लेना है हम लेंगे, सुनेंगे सबके, लेकिन फैसला होगा हमारा। दूसरा बात और क्या कहते हैं कि दूसरा बात ये कहते हैं कि सबसे पहले कि जितने भी जो लोग हैं एक संघर्ष समिति बनाओ, वो संघर्ष समिति सबके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पर्सनल किसी के लिए काम करेगा, और सब कोई खर्च करेगा, आवाज़ उठाएगा। अब है जो क्या होता है कि इन्होंने स्वीकार कर लेते हैं, जब उन लोग सब मानता है कि हाँ ठीक है चलिए जो भी कीजिएगा आप ही कीजिएगा, तो इन्होंने कुछ करते हैं कि ठीक है मान लेते हैं। कहते हैं तभी आंदोलन के देखते देखते राष्ट्रीय व्यापी संगठित का धारण कर लिया, और फिर वही छात्र आंदोलन देखते देखते क्या हो जाता है, पूरे विश्व में पूरे देश में क्या हो जाता है, फैल जाता है। जबकि वो छात्र आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, बिहार से। तो बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन पूरे देश में जो फैल जाता है। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारा गया। उस समय जयप्रकाश नारायण को जी कहकर पुकारा गया, लोक नायक कहकर पुकारा जाता है। कहते हैं कि वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं को हृदय का सम्राट बन गए, और उस समय वो युवा शक्ति का एक कुछ बन गए, सम्राट बन गई। देखो जिसको युवा चाह जाएगा ना, जिसको हम लोग जेनजी बोलते हैं। अभी कहते हैं जेनजी क्या होता है, सुनिएगा, जेनजी जिसका भी जन्म 1997 से लेकर के, जिसका भी जन्म 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ है, वो सभी को जेनजी कहा जाता है। जैसे अभी जो है 2025 के बाद जितने भी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसको अल्फा कहा जाता है, कुछ कहा जाता है अल्फा कहा जाता है, सॉरी बीटा कहा जाता है, बीटा जे। तो ऐसे करके है जो कहा जाता है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और समुचित सुचारित रूप से राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करके अपने उन पर अनमोल करने का व्यापक अपील किया, और पूरे देश में जो कहते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। संपूर्ण क्रांति मतलब कि पूरे देश के लिए क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। कहते हैं बाबू इसके बाद हम लोग अभी लेखक परिचय, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी लेखक परिचय जाना है, लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है, इस चलते लेखक परिचय लाइन बाई लाइन हम पढ़ा रहे हैं। बाकी
अगर जो टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कहने का मतलब हम पढ़ करके लोगों को पढ़ा सके, इसके लिए हम लाइन बाई लाइन पढ़ा देते हैं। बच्चा तो एक्स्ट्रा पढ़वे करेगा, जो टॉपर कर, जिसको टॉप करना वो लाइन बाई लाइन पढ़ेगा, जिसको टॉप नहीं करना तो फिर मेन पॉइंट पढ़ लेगा, बाकी छोड़ देगा। तो वही कहते हैं कि उन्होंने पूरे देश में जो एक संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, उसका जबरदस्त असर पड़ता है देश पर जब जबरदस्त असर पड़ता है, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। अब क्या होता है कि जब संपूर्ण क्रांति जब नारा दिया गया और ये 1974 में चल रहा था, इसके कारण क्या होता है कि देश में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। और सत्ता का परिवर्तन कब होता है? 1977 में। उसी समय पहला बार बिना कांग्रेस का सरकार बना था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैर कांग्रेसी सरकार भारत में कब बना था? तो 1977 में। क्या होता है कि किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी भी दूसरा नहीं था, अभी भी दूर कहता है कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी भी दूर था। सत्ता परिवर्तन का आरंभिक चरण था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्होंने अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह से अस्वस्थ थे। जयप्रकाश नारायण पूरी तरह से क्या हो गए थे? अस्वस्थ हो गए थे, वो थक चुके थे। शीघ्र ही पटना के उनका आश्वासन हो गया, सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारियों, नेताओं और दलों के आपसी कलह के खिंच से दूर चला जा रहा था। कुछ लोग कर्मी संगठनों को शक्तियों तथा अथक रूप से आज भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। कहते हैं कि जब उन्होंने सत्ता तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन अभी भी जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। जैसे जनता पार्टी का सरकार बना, जनता पार्टी में भी अपने में कलह मच गया। वो कह रहा था कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, को कह रहा था कि हम बनेंगे, वो कह रहा था हम बनेंगे। ऐसे में आपस में सब में क्या हो गया? कलह मच जाता है। जब कलह मच जाता है तो ये लोग है जो कुछ होता है कि वो जो मुद्दा लड़े थे चुनाव, वो मुद्दा नहीं कर पाते और फिर से कांग्रेस है जो वो सभी को हटा करके 1979 में फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाता है। मात्र 2 से 2.5 सालों में इन लोगों की सरकार क्या हो जाता है? गिर जाता है ना, फिर से गिर जाता है। तो वही कहते हैं कि आज भी वही संरक्षण की जरूरत है, वही लोगों की जरूरत है कि आज भी जो युवा जो परेशान है उसको क्या किया जाए? तो उसको है जो संरक्षण करने की जरूरत है। बात आता है जून यानी 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अपभ्रंश। अब है जो इन्होंने है जो ये संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था 5 जून 1974 को 5 जून 1974 को पटना में ये भाषण दिया जाता है और इसके कारण है जो सबको बुलाया जाता है। आगे कहते हैं कि संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश में उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण देश और प्रदेश से विविध क्षेत्रों से आए लोग, विशेष युवा वर्ग और ऐतिहासिक जन संपर्क के बीच लोकनायक की अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्ण अपनी बातों कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। अब जो 5 जून 1974 को है जो क्या किया जाता है कि वो जब बुलाया जाता है तो उसमें जनता है जो भर भर के आते हैं, लाखों लाख जनता आते हैं पटना के गांधी मैदान में। कहा जाता है कि पटना के गांधी मैदान में अभी तक उतना बड़ा रैली आज तक नहीं हुआ। जो 5 जून 1974 को होता, आज तक उतना बड़ा रैली कोई भी नेता नहीं कर पाए। और अस्वस्थ होते हुए भी, यानी सोचो कि क्या हो 1974 में है जो वो है जो अति बुलाए थे 5 जून 1974 में पूरे जनता को बुलाए थे भाषण देने के लिए, जो संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया था। लेकिन इनका जन्म कब होता है? 1902 में। सोचो कि जब 74 भाषण दे रहे थे तो 1902 में जन्म हुआ था, 72 साल के थे। 72 साल में अस्वस्थ थे, फिर भी अपनी भाषण से लोगों के लाखों लाख लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं और पूरा को आवाहन करते हैं दिल्ली चलने के लिए, है ना। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांति का विचार धधक उठा और भाषण के बाद लोगों में क्रांति उठा। इतना ज्यादा है जो क्रांति यानी भाषण दिए थे और लोग मंत्र मुग्ध हो गए। मंत्र मुग्ध हो जाना मतलब कि एकदम उसमें लीन हो गए कि हाँ सही कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और वैसा न प्रेरक भाषण पुरस्कार जन संवाद कायम हो सका। तो कहता कि आज तक पटना में ऐसा ना तो कोई रैली कर पाया और ना ही ऐसा कोई भाषण दे पाया, ना कोई जनता है जो कोई नेता है जो उसको बुला पाया। तो ये था कोची बाबू कवि परिचय के बाद हम लोग कल देखेंगे संपूर्ण क्रांति का अर्थ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये चैप्टर खत्म होगा तो उसको सब्जेक्टिव करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो ये चैप्टर कोची कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ग्रामर में पढ़ाया जाए तो कमेंट कीजिएगा ग्रामर। उसके अलावा अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि बायोलॉजी भी पढ़ाया जाए
तो आप लोग कहिएगा बायोलॉजी भी पढ़ा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।